तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, when we talk about foreign exchange, so how does foreign exchange functions, है ना, फॉरेन एक्सचेंज काम किस तरह से करता है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में हम लोग मैक्रो में पढ़ेंगे इसको। तो जैसा आपने बताया कि हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों है ना, व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज? तो वी नीड बिकॉज वी want to buy foreign goods. We want to buy foreign goods and this is why we need foreign exchange. दूसरा चीज, फॉरेन एक्सचेंज के सोर्स क्या होंगे, सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स क्या हो जाएगा, व्हेन फॉरेन कंट्रीज will buy Indian products or foreigners will invest in India or they visit India, if they will visit India, है ना, यानी टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं। So this is how foreign currency will come in our country. और हमको क्यों जरूरत है, तो हमको भी सीधा सीधा इसलिए जरूरत है कि हम फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं या फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फॉरेन कंट्रीज को घूमना चाहते हैं। So these are the basic reasons that why do we need foreign currency. तो अब क्या होता है कि हमारे पास में दो तरह की चीजें हो गई, एक तो हमारे पास पैसा आ रहा है और एक हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज इज कमिंग टू इंडिया एंड फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग टू इंडिया। तो जब हम स्टेटस देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, है ना, व्हेन वी लुक एट द स्टेटस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो व्हाट वी सी दैट, ऐसा करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, this is inflow of foreign exchange and this is outflow of foreign exchange. अब ज्यादा क्या होना चाहिए, आउटफ्लो ज्यादा होना चाहिए, इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, बताओ, what should be more, outflow or inflow? बताओ, which should be more, outflow of foreign exchange or inflow of foreign exchange? Tell me quick. सर ये करेंसी है ना? हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब वही है ना कि बाहर की करेंसी हमारी कंट्री में आनी चाहिए। तो हमारी कंट्री में बाहर की करेंसी ज्यादा आनी चाहिए, जैसे देख लो ना, ये आपका ये आ गया, ये यूरो, ये येन, ये पाउंड स्टर्लिंग, ये ज्यादा आना चाहिए, ये ज्यादा जाना चाहिए। सर ज्यादा आना ज्यादा चाहिए, है ना। तो 91 से पहले, बिफोर 91 व्हाट हैपेंड, बिफोर 1991 इनफ्लो ज्यादा था कि आउटफ्लो ज्यादा था? सर आउटफ्लो ज्यादा था। आउटफ्लो है ना, आउटफ्लो वाज मोर, इट वाज मोर। और आउटफ्लो ज्यादा होगा तो फॉरेन रिजर्व जो है ये कम होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ठीक है, आउटफ्लो ज्यादा था क्योंकि हम फॉरेन गुड्स ज्यादा खरीद रहे थे, फॉरेन डिपेंडेंसी ज्यादा थी, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा डिक्रीज हो रहा था। अब डिक्रीज होगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज होगा तो इसकी सप्लाई कैसे मैनेज होगी, कैसे मैनेज होगी इसकी सप्लाई? सर गुड्स का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करें, लेकिन है ही नहीं ना एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट नहीं है इसीलिए तो नहीं कर पा रहे थे हम लोग, यही तो लिमिटेशन है। तो फिर सप्लाई को मैनेज कैसे करेंगे? हाँ, प्रिंटिंग मोर मनी, तो डॉलर, भैया मेरे डॉलर हमारी कंट्री में प्रिंट होते हैं क्या? दूसरी कंट्री से लोन लेना ज्यादा प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू डाउन होगी और इस हिसाब से इस रेशियो में डॉलर की वैल्यू
हाँ, पर हमको भैया अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमको इंक्रीज करना है तो कहाँ से इंक्रीज करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा हमारे पास? लोन एक्सपोर्ट लेके से तो आ नहीं रहा है। सर तो फिर हमको क्या करना पड़ा, इसलिए हमको बोरोइंग्स करनी पड़ी हमको। देयर वाज अ नीड टू बोरो, हमको बोरोइंग्स करनी पड़ी। और जब हमने बोरोइंग्स की तो यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि जब हम मनी बोरो कर रहे हैं तो हमको पैसा चुकाना भी है ना, एंड वी हैव टू एक्सचेंज मोर मनी, ज्यादा हमको पैसा एक्सचेंज करना पड़ा। तो जो हर्ष बोल रहे हैं कि हम लोगों को प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करना पड़ेगा, सो डेफिनेटली प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हम लोगों को करना पड़ा, बट दैट प्रिंटिंग ऑफ करेंसी वाज टू गिव द मनी, क्योंकि उसको एक्सचेंज करना था। उसकी वजह से हमारा जो डॉलर रूपी जो रेट है वो रेट क्या होने लग गया, डाउन होने लग गया, है ना। सिंस वी वर बोरोइंग अ लॉट ऑफ मनी, तो हमको इंडियन रुपीज इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई हो रहा था। वी वर बोरोइंग, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडियन रुपी इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई हो रहा था, एंड दिस वाज द रीजन कि इसकी वैल्यू जो है वो कैसी होने लग गई, लोअर वैल्यू, इंडियन रुपीस की वैल्यू लोअर होने लगी। और आज हम देखते हैं तो कितनी लो हो गई है, so that is huge 75। huge decrease in the exchange rate, ठीक है, तो उतना हो गया है, इट इज अराउंड 74 75 तक चली गई है। लास्ट मैंने जब देखा था तो इट वाज 73, हाँ, बट कोई आश्चर्य नहीं इसमें कि 74 75 हो गई होगी, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पूरा पूरा फंडा है, ठीक है। अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम लोग इस वाले पार्ट से थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम होने लग गया। हमारे पास इतना रिजर्व भी नहीं था कि हम लोग फोर्टनाइट यानी 15 दिन के लिए भी इंपोर्ट कर पाते हैं, इतना हमारा रिजर्व जो है वो कम हो गया था। सो देयर वाज अ ग्रेटर नीड टू गेट मनी, है ना, क्योंकि इंपोर्ट्स तो हमको करने ही थे। देयर वर मेनी प्रोडक्ट्स जिनके इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट थे। ऐसे में अगर हम लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं तो देयर वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, ठीक है, कंट्री के अंदर फिर वो दिक्कत हो जाती थोड़ी सी। तो हमारे पास 15 दिन के लिए भी इंपोर्ट करने के लिए पैसा या रिजर्व जो है वो नहीं था। नाउ नेक्स्ट रीजन व्हाई डिड वी अडॉप्टेड दीज रिफॉर्म्स वाज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में हमने किस चीज की बात की, क्योंकि मैनेजमेंट किसका था, गवर्नमेंट का था। सो गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, द स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट वाज हायर देन जनरेटिंग द रेवेन्यू। गवर्नमेंट का ज्यादा पैसा जो है वो खर्च हो रहा था, लेकिन कम पैसा गवर्नमेंट का आ रहा था। So this was a bigger problem. Now we were not able to generate revenue, means government was not able to generate revenue. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमको देखने को मिलती है। जैसे टैक्स, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे होता है, टैक्सेशन से होता है। तो टैक्स गवर्नमेंट जनरेट ही नहीं कर पा रही थी, है ना, बहुत सारा टैक्स की चोरी हो रही थी, करप्शन था बहुत सारा, और इवन ये है कि उतना ज्यादा पैसा कंट्री में जनरेट भी नहीं हो रहा था। और रेवेन्यू फ्रॉम पीएसयू, है ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, यहाँ से रेवेन्यू जो है वो भी गवर्नमेंट का जनरेट नहीं हो रहा था। तो ये दोनों की दोनों चीजें गड़बड़ चल रही थी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर रिफॉर्म्स, है ना। रिफॉर्म्स मतलब कुछ करने की आवश्यकता थी। नाउ नेक्स्ट इज डेट बर्डन। सो डेट बर्डन का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा वी वर बोरोइंग मनी, है ना। अगर बोरोइंग करेंगे हम लोग तो क्या चीज होने वाली इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे है ना, देना पड़ेगा। देखो क्या लिखा, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज नॉट सफिशिएंट टू पे द इंटरेस्ट टू इंटरनेशनल लेंडर्स। क्योंकि हम ऑलरेडी पैसा ले चुके थे तो पैसा दे भी नहीं पा रहे थे हम लोग, तो डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली इट कन्वेज अ रॉन्ग मैसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इट कन्वेज अ मैसेज कि इंडिया इज लाइक फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया इज बिकमिंग अ पुअर कंट्री, एंड जब गुडविल खराब हो जाती है तो फिर कोई लोन देता भी नहीं है। ये ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे आपका कोई दोस्त जो उधार लेता है लेकिन वापस से चुकाता नहीं है या बार बार उधार मांगता है, तो आपकी जो सर्कल है उसके अंदर उसकी इमेज किस तरह की हो जाती है कि यार किसी को भी पैसा देना लेकिन इसको पैसा नहीं देना, क्योंकि ये टाइम पे लौटाता नहीं है, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट चढ़ा हुआ है ना। तो ये ऑलरेडी डेट में है, ऊपर से मैं इसको पैसा दूंगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा नहीं करेगा, ये कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। सो सच सिचुएशन वाज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इसका इफेक्ट क्या हुआ, नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लैंड मनी टू इंडिया। कोई भी देने को तैयार ही नहीं था पैसा इंडिया को। इंडिया के साथ में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
तो डेट बर्डन इस तरह से हमारा बढ़ता जा रहा था, नोबडी वाज इंटरेस्टेड टू पे इट टू इंडिया, क्योंकि लोग सोच रहे थे क्या पता इंडिया वापस लौटाएगी या नहीं लौटाएगी। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे गुड्स थे जिनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ने लग गई थी, ठीक है। जैसे अब वो क्यों बढ़ रहा था, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमको बोरोइंग्स खूब सारी हम लोग कर रहे थे, इसलिए इंक्रीज हुआ। दूसरा प्रिंटिंग ऑफ करेंसी भी हमने की, इसलिए भी इंक्रीज हुआ, है ना, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करना जरूरी हो गया था, बोरोइंग्स करना भी जरूरी हो गया था। और दूसरी तरफ क्या था, शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल गुड्स, जो इसेंशियल गुड्स थे उनकी शॉर्टेज जो है वो होनी शुरू हो गई। तो ये दो चीजें जो है वो हुई, उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी वाज अंडर अ ग्रेट क्राइसिस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट एबल टू टैकल इट प्रॉपर्ली। तो अभी क्या किया जाए, है ना, सो दिस वाज अ बिगर प्रॉब्लम, है ना। सो जस्ट लाइक दिस वाज एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एकदम खत्म होने की कगार पर है। इंडिया में कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन नहीं हो रहा था, कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था कि वी वुड हैव बीन होपफुल कि हम अगर ये प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में निकालेंगे तो उसकी वजह से जो है वो हमारी कंट्री का कुछ भला हो जाएगा। सो वी वर इन सच सिचुएशन, कुछ भी हमको नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो क्या क्या देखते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन वाज देयर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो रहा था, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, एक्सपेंडिचर खूब सारा हो रहा था, अर्निंग्स बिल्कुल नहीं हो रही थी, डेट में हम लोग पूरी तरह से गिर चुके थे। सो दिस होल वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लगता है, इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट हैज टू टेक सम इकोनॉमिक डिसीजंस और नॉट, क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक? सर ऐसे केस में लेने गवर्नमेंट चाहिए को थे। डिसीजंस लेने चाहिए या नहीं? बिल्कुल सर लेने लेने चाहिए। चाहिए। तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए था, बट अब भी क्या था कि गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू टेक मेनी डिसीजंस। इंटरेस्टिंग थिंग इज गवर्नमेंट विलिंगली कोई भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन जो है वो नहीं लेना चाहती थी। तो हुआ क्या उसके बाद में, हुआ क्या उसके बाद में, इफ यू कैन सी दिस, क्या समझ में आता है इससे? गवर्नमेंट किसके बहुत पास गई? टिकट आ रही है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड के बैंक। पास। हाँ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पैसे पास गवर्नमेंट गई, है ना। सो दिस वाज द एग्जैक्टली सिचुएशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। एंड गवर्नमेंट हैज आस्क्ड हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, क्योंकि बाकी कोई भी इसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। एंड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बीइंग द इंटरनेशनल बॉडीज, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कोई कंट्री को अगर जरूरत है तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दे विल डेफिनेटली हेल्प देम। बट बट हेल्प तो हम कर देंगे भैया आपको, बट क्या कंडीशन रख दी, क्या करना पड़ेगा? वर्ल्ड बैंक जो है वो पैसा तो दे देगी, बट कुछ कंडीशंस जो है वो गवर्नमेंट के सामने जो है वो वर्ल्ड बैंक ने रखी। उसमें से सबसे पहली कंडीशन क्या थी, रिमूव द ट्रेडर्स रेस्ट्रिक्शंस। ट्रेडर्स के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इंडिया ने लगा रखे थे, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इसको भी हटाना पड़ेगा। एंड तीसरा क्या हो गया, डिक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना रोल जो है वो डिक्रीज करे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भैया आप पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत इनएफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है, तो अपना रोल कम करो और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करो। एंड गवर्नमेंट वाज नॉट हैविंग एनीथिंग, तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया जी हुक्म, जो हुक्म मेरे आका, आप जैसा कहेंगे वैसा कहेंगे, आप तो बस हमको पैसा दो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, हम लोग कुछ कर पाए, हमारी कंट्री बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में है। तो जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जी सर आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने $7 बिलियन का लोन इंडिया को दे दिया। कितना दे दिया लोन? $7 बिलियन। तो बस $7 बिलियन मिले और हम चले भैया कहां पर? इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने दिया और गवर्नमेंट ने लिया, लेकिन गवर्नमेंट की सिचुएशन कैसी है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस पिक्चर? तो भी हालत अच्छी नहीं है क्यों नहीं है हालत अच्छी? सर, क्योंकि क्यों, या तो फिर उस वो जो पैसा लिया था उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सके।
नहीं नहीं, उससे पहले ही जैसे ही पैसा लिया तो क्या हुआ उससे? ये पैसा क्या है? वर्ल्ड बैंक ने गिफ्ट में थोड़ी दिया है क्या? सर इशू दिस राइज होगा इज कि लोन। हाँ, ये क्या है? दिस इज लोन एंड हैज टू बी पे बैक। इसीलिए तो देखो पीठ के ऊपर डॉलर लाद के चल रहा है। मतलब क्या हुआ? दिस इज अ बर्डन अगेन, क्योंकि लोन मिला लेकिन ये डेट है वापस से, है ना, और ये डेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुकाना पड़ेगा। हाउएवर देयर वाज अ नेसेसिटी, इसलिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा एंड गवर्नमेंट इज टेक, ठीक है। और गवर्नमेंट ने साथ में क्या किया? लोन तो लिए ही लिया, साथ में बोला कि ठीक है भैया, हम जो आप रिफॉर्म्स बता रहे हैं वो करने को तैयार है। कौन कौन सी चीजें? ट्रेडर्स का रेस्ट्रिक्शन हटाना है, गवर्नमेंट को अपना रोल लिमिट करना है, और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगे उसको हटाना है। सो फाइनली क्या हुआ? ये कुछ पॉलिसीज हमको अपनानी पड़ी, जिसमें नंबर 1 चीज आती है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, है ना, यानी ये कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, और दूसरे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। एक एक करके देखते हैं हम लोग। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या है? दैट जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हमको करेक्ट करना है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये अगेन एक क्वेश्चन आ गया। नाउ दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ एक सेंटेंस में मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है तो उसका जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और साथ में ट्रांसफर, मतलब जितना भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है ना, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट से मेजर करते हैं। तो ऐसे में अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ज्यादा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छी स्थिति में होता है, बट अगर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ होता है। तो आप मुझे बताओ 1991 से पहले हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छी सिचुएशन में था या बुरी सिचुएशन में था? वो बुरी सिचुएशन में था। स्टेट सिचुएशन में। बुरी सिचुएशन में था। मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा था? नेगेटिव चल रहा था एक तरह से, है ना। हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम आगे जाके पढ़ते हैं कि ये बैलेंस हो जाता है, लेकिन किस तरह से बैलेंस हो जाता है। पर पहले हम लोग बात देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वी आर डिपेंडेंट ऑन बोरोइंग्स। दूसरा, इन्फ्लेशन जो है उसको अंडर कंट्रोल करने के लिए, है ना, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारा मैनेज होगा तो इन्फ्लेशन को हम लोग ठीक ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। So these were the short term measures. लॉन्ग टर्म या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में हम देखते हैं कि हमने हमारी इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए काम किया, और साथ में इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को जो है वो प्रमोट किया। और हमने जो बहुत सारे सेक्टर्स को हमने सहूलियत दे रखी थी, इंटरनेशनल कंपटीशन से बचा रखा था, हमने बोल दिया कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर बाउंडेड। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमको बोला है कि हम अब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं रख सकते हैं। इसलिए जितने भी हम लोगों ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रखे थे, जैसे टैरिफ लगाया था, कोटा लगाया था, इन सबको अब हम लोग रिमूव कर रहे हैं। इन सबको रिमूव करने का मतलब ये है कि अब फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आएंगे और बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बिकेंगे, और उससे डोमेस्टिक ट्रेडर्स, डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर थे उनको नुकसान हो सकता है। पर गवर्नमेंट ने बोला कि अब देखो नुकसान हो तो हो, हमने एक मौका आपको दिया लेकिन हमारी इकोनॉमी पटरी पर नहीं आई, इसलिए अब हमको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। सो नाउ गेट रेडी फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन, और अपना प्रोडक्ट बेहतर बनाओ, अच्छे से मार्केट करो और बेचो। अब गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं कर सकती जैसा कि पहले कर रही थी, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था? टैरिफ लगा दिया था, कोटा लगा दिया था, इस तरह की सारी चीजें जो है वो करती थी। यस गौरव, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर जैसे मतलब अगर वर्ल्ड बैंक ने तो मतलब इंडिया के लिए अच्छा ही किया ना, कि उन्होंने अपने लिए मतलब जो ये पॉलिसी, मतलब जो ये भी जो मतलब कि जो भी ऐसे रुकावटें थी प्राइवेट कंपनीज के लिए, उनको बढ़ावा दिया एक तरीके से। ठीक बात है। देखो एक तरह से अच्छा हुआ, उसमें होता क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी ये चैप्टर शुरू हुआ है अभी क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ इसके बारे में नहीं सोचेंगे, आगे हम इसको देखेंगे, क्रिटिकली भी देखेंगे। हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या हुआ रिफॉर्म्स का, और हम ये भी देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या हुआ। फिलहाल तो ये था कि गवर्नमेंट की मजबूरी थी, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास गई। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट की मदद की, ये हमको नजर आ रहा है। लेकिन इसके क्या इफेक्ट्स होंगे वो हम लोग आगे चलकर चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नाउ इकोनॉमिक पॉलिसीज में 3 तरह की चीजें जो है वो आई, इसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। इसको बहुत पॉपुलरली हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं।
ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है. दिस एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. These were the three things which we have adopted, है ना, हमने इसको अडॉप्ट किया. अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ. हमारी जो पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ये इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, है ना. देखो लिबरलाइजेशन, देखो इन शॉर्ट समझेंगे फिर वापस डिटेल में जाएंगे. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इट मींस कि जो भी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसको हमको हटाना था, जो हमने हटा दिए. प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर हमने प्राइवेट एंटिटीज को अलाउ नहीं किया था, तो वहां पर या तो हम कुछ जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है जो अच्छे तरह से काम नहीं कर रहा है, या तो उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, या फिर कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट पार्टीज को भी अलाउ कर देंगे कि आप भी आके अपना काम कर सकते हो. ठीक है. और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत हम लोगों ने जो इंटरनेशनल बैरियर्स लगा रखे थे, यानी कोटा और आपका टैरिफ, ये दोनों चीजें लगा रखी थी, इन दोनों चीजों को हमने हटा दिया. तो ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स को हमको रिमूव करना पड़ा. वो इन अ वे देखा जाए तो वो ठीक भी रहा, इन अ वे देखा जाए तो उसके थोड़े कुछ नुकसान भी रहे. ओवरऑल बाद में हम लोग उसको समराइज करेंगे कि क्या हुआ, बट फिलहाल ये मतलब हो गया हमारा. तीन चीजें हमने देखी. लिबरलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जैसे लाइसेंसिंग लगा रखा है, उसको हटाना है. प्राइवेटाइजेशन किया हमने कि बहुत सारा जो गवर्नमेंट सेक्टर थे जिसमें केवल गवर्नमेंट ही परफॉर्म कर सकती थी, उसको हमने हटाया. वहां पर अब या तो कुछ सेक्टर को हमने प्राइवेटाइज कर दिया या फिर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया पर्टिकुलर फील्ड में, है ना. जैसे हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में केवल पब्लिक सेक्टर ही परफॉर्म कर रही थी, है ना. जैसे बीएसएनएल की सिम ही आती थी, बीएसएनएल ही ऑपरेट करता था, या और भी जैसे आपका एक एमटीएनएल हो गया, इस तरह की कुछ कंपनीज ऑपरेट करती थी. लेकिन जब इसका प्राइवेटाइजेशन किया तो फिर हमने देखा कि टाटा हुआ, रिलायंस मोबाइल हुआ, ये सारी चीजें भी आना शुरू हो गई. यानी हमने सेक्टर को ओपन कर दिया प्राइवेट पार्टीज के लिए, उसको हमने प्राइवेटाइजेशन कहा. और ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों ने जो इंटरनेशनल ट्रेड थे, जिनकी वजह से बाहर की कंट्रीज हमारे कंट्री में जब प्रोडक्ट भेजती थी और वो महंगे हो जाते थे बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड कोटा, उसको हमने हटाया. और उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो है वो ज्यादा अब प्रोडक्ट्स आने शुरू हुए, लेकिन ज्यादा कंपटीशन भी आनी शुरू हुई. ठीक है. तो ऑब्वियसली मनी का फ्लो तो होगा, लेकिन कंपटीशन जो है वो भी बढ़ेगी. अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, है ना. लिबरलाइजेशन के अंदर हमने क्या क्या किया, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. डेफिनेशन तो हम लोगों ने समझ ही ली है इसकी क्या होता है. द एम ऑफ लिबरलाइजेशन वाज कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और हमारा जो एक्सपेंशन है बिजनेस का वो होना चाहिए. हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट के अंडर में हमारे जो रिसोर्सेज थे उनका अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था. तो जैसे ही प्राइवेट सेक्टर या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आने शुरू हुए तो हम रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल जो है वो कर पाए, या देखा जाए तो हम आगे जाके कहेंगे कि रिसोर्सेज का खूब भरपूर इस्तेमाल हम लोगों ने किया. ठीक है. तो बेसिक मोटिव ये था कि अगर प्राइवेट एंटिटीज को अगर आप थोड़ा खुला छोड़ोगे तो वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा. पहले गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ था, है ना. तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना था, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को भी एनकरेज करना था. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब एमएनसीज, जो बहुत सारी विदेश की कंपनीज जो हैं वो होती है, उनको एमएनसीज बोलते हैं. ठीक है. सो दे वर एनकरेज टू इन्वेस्ट मोर एंड टू एक्सपांड देयर बिजनेस. ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे और ज्यादा एक्सपेंशन करे बिजनेस का, ऐसा गवर्नमेंट ने जो है वो उनको एनकरेज किया. नाउ लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हमने किए उसको देखते हैं. इसमें तीन चार तरह की रिफॉर्म्स देखते हैं हम लोग. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, एंड लास्ट इज ट्रेड रिफॉर्म्स, है ना. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. तो ट्रेड रिफॉर्म्स हो गया, इसको ट्रेड रिफॉर्म्स के नाम से. तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए, फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किए, टैक्स में क्या किए, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या रिफॉर्म्स किए. तो ये सारे रिफॉर्म्स को हम वन बाय पढ़ते हैं. सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती हैं. तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है वो है बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट,
ये सारे की सारे चीजें जो है ना, तो पहले पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? आरबीआई करता है ना, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, इन सारी चीजों को जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है। दिस वी हैव सीन। कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, है ना, तो ये सारा का सारा आरबीआई के कंट्रोल में आता है। अब हुआ क्या, जब हम रिफॉर्म्स लेकर आए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 51%। अब ये 51% क्या चीज है? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता था कि पहले एक रिस्ट्रिक्शन था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा यहाँ पर, तो दे कैन नॉट टेक देयर मनी बैक, है ना, तो वो रेस्ट्रिक्शन ये था कि वो पैसा जो है वो उनकी कंट्री में नहीं लेकर जा सकते। लेकिन फिर वो 51% तक जो है वो उसको डिसाइड किया, पहले कम था 51% से, इसकी वजह से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। लेकिन इसके बाद में जब 51% किया तो बहुत सारी फॉरेन बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इसलिए हम देखते हैं कि 91 के बाद में बहुत सारी फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में ऑपरेट करने लग गई। दूसरा है ऑटोनॉमी टू बैंक टू सेटअप न्यू ब्रांचेस। पहले ऐसा था कि हर ब्रांच को सेटअप करने के लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब बैंक्स को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बैंक को केवल इन्फॉर्म करना है दैट वी आर एक्सपांडिंग आवर ब्रांचेस, और उसके लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो करनी पड़ती है बस। अब ऐसा परमिशन का कोई बहुत ज्यादा बड़ा चक्कर है नहीं, यानी बैंक्स जो है वो अब अपना एक्सपांशन कर सकती है। पहले हर ब्रांच को खोलने के लिए उनको अलग से लाइसेंस और वो सारी चीजें लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, केवल कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी होती है और आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है। आरबीआई का जो रोल था पहले वो रेगुलेटर था, दैट इट यूज्ड टू रेगुलेट बैंक्स, लेकिन अब उसका रोल कैसा हो गया? फैसिलिटेटर का हो गया, कि आरबीआई को फैसिलिटेट करना है सो दैट बैंक्स कैन ग्रो, यानी बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो या एक्सपांड करने के लिए आरबीआई को काम करना है। पहले आरबीआई कंप्लीटली रेगुलेट करता था, तो आरबीआई एकदम दादागिरी चलती थी आरबीआई की। हाँ, दादागिरी तो इन वे अब भी है, लेकिन अब आरबीआई थोड़ा सा पोलाइट हो गया है, और अब आरबीआई दादागिरी से दादाजी बन गया है। यानी दादाजी क्या काम करते हैं? तो दादाजी फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। पहले आरबीआई दादा था, अब दादाजी हो गया। एंड देन द लास्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो आ गई, तो बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई। अब एक एक करके जो है वो हम लोग देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट में जो है वो 51% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज नोन एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। यानी दिस मीन्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, है ना, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे ओनरशिप नहीं आती, बट शेयर्स के अंदर, है ना, बॉन्ड्स के अंदर, इक्विटीज के अंदर, इनके अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी बाहर की कोई कंपनी हमारी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, किसमें इन्वेस्ट करती है? शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। देखो, लैंड परचेस नहीं कर रही है, जमीन खरीदना एफडीआई हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, यानी ओनरशिप नहीं जानी चाहिए, केवल शेयर्स खरीद रही है तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अलाउ कर दिया गया भैया। ठीक है, ऑटोनॉमी ऑफ बैंक्स, ये हमने बात करी ली इस चीज के ऊपर कि अब नई ब्रांचेस जो है वो खोली जा सकती, देयर वाज नो प्रॉब्लम। आरबीआई का रोल जो है वो फैसिलिटेटर का बन गया रेगुलेटर से। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स जो हमने देखा, जैसे देखो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, है ना, आईडीबीआई बैंक, इस तरह की बहुत सारी जो इंटरनेशनल बैंक्स है वो हमारी कंट्री के अंदर आई, और इनके आने की वजह से इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो बढ़ी, और जो लोग हैं उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलने लग गया, और सर्विसेज भी बेहतर मिलने लग गई, क्योंकि दीज बैंक्स दे वर हैविंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स इन ओन फैसिलिटीज। इनके आने की वजह से बहुत सारा जैसे कंपटीशन भी आया, और कंपटीशन आएगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कम होगी और सर्विसेज में ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। So these were about this is about financial sector reforms. आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, else we will meet tomorrow. सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, देखो दो तरह से होता है, इन डिटेल में तो हम मैक्रो में पढ़ेंगे, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है जैसे
इंडिया अगर बाहर, मतलब इंडिया का कोई भी अगर कंपनी वाला हुआ या कोई बिजनेसमैन हुआ, वो बाहर की किसी कंपनी में शेयर खरीद रहा है ना, या उस कंपनी को ही खरीद रहा है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहलाएगा? दैट इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन देयर कंट्रीज, है ना। वो हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे लिए तो पैसा बाहर जा रहा है। उसी तरह से कोई बाहर का बिजनेसमैन अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी इंडिया के अंदर अगर अपना कोई यूनिट स्टार्ट करती है तो वो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, मींस इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज और फॉरेन एंटिटीज, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी होता है तो हमारी कंट्री में पैसा आता है, क्योंकि जो कोई इन्वेस्ट करेगा वो यहाँ जमीन खरीदेगा या शेयर्स खरीदेगा, तो उसका पैसा कुल मिला के हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, उसका ब्रीफिंग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और सर ये ट्रेड चलो। रेस्ट्रिक्शन की कंडीशन क्या होती है? हमने पहले पढ़ा ना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे हम लोगों ने, टैरिफ ज्यादा लगा रखा था, कोई भी चीज अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगा रखा था हमने, तो वो हम लोगों ने रिमूव कर दिया।